ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस वर्चुअल व्याख्यान माला में स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आपके सम्मुख हूँ और आज आपको बताने जा रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड चेंजेस, जाति व्यवस्था और इसमें आने वाले आधुनिक परिवर्तन। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक बहुत ही विशिष्ट अनोखी विशेषता है, जो समाज को एक ओर जहां सामाजिक संरचना की दृष्टि से विभाजित करता है और उसी दूसरी ओर श्रम विभाजन और कार्य विभाजन की दृष्टि से भी विभाजित करता है, जिससे सालों तक, वर्षों तक वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के रूप में हमारा समाज कहीं न कहीं पर व्यवस्थित रहा, संगठित रहा और हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने झंडे गाड़ सकी। आज संपूर्ण विश्व में भारतीय सामाजिक परंपरा का एक इतिहास है, नाम है और गौरवशाली सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा है। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग इसी परंपरा और इसी जाति व्यवस्था के बारे में समझते हैं कि जाति क्या है, कहाँ से आई है, जाति किस तरीके से समझी जा सकती है, इसके क्या लाभ थे, क्या हानियां हैं और आज आधुनिक समय में स्वतंत्रता के पश्चात और कालांतर में धीरे धीरे किस प्रकार से इसमें क्या परिवर्तन आते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जाति व्यवस्था बताने के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं जिसमें जजमानी व्यवस्था बताई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में 4 जातियां थी, जो कि जिसमें हमारा समाज बटा हुआ था। जजमानी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इसमें थी। प्रत्येक जाति के अपने जजमान होते थे और अपने दूसरे अधीन व्यक्ति होते थे, जिनको अधीन कहा जाता था। खैर, ये तो जाति व्यवस्था का एक स्वरूप है। इसके अलावा और व्यवस्थित तौर पे समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखने के लिए और जाति के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जाति क्या है। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुई है, जिसका तात्पर्य प्रजाति, नस्ल या भेद है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि चाहे कोई भी कंट्री हो, कितना भी विकसित देश हो, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जाति पाई जाती है। दूसरे देशों में, दूसरे कॉन्टिनेंट में, दूसरे जो द्वीप हैं, उनमें प्रजाति और नस्ल पाई जाती है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से जाति केवल भारत में ही पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यह शब्द लैटिन, कौन सा शब्द? कास्ट शब्द लैटिन भाषा के कास्टस के अत्यंत निकट है, जिसका अर्थ है विशुद्ध। कोई भी जाति में जब कास्ट इंग्लिश शब्द का उपयोग किया जाता है, उसका मतलब कि यह एक विशुद्ध ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर टाइप की विशेषताओं को इंगित करता है। कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 में ग्रेसिया डियोट ने प्रजाति समूहों के विभेद के लिए किया था। जाति व्यवस्था का प्रभाव भारत में रहने वाले अन्य धार्मिक समूहों जैसे मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं सिखों की सामाजिक व्यवस्था पर भी कहीं न कहीं आंशिक और पूर्ण रूप से दिखाई देता है। विद्यार्थियों, जाति मुख्य तौर पे भारत में 4 पाई जाती थी, जो पहले वर्ण के तौर पे पाई जाती थी और वर्ण के 2 अर्थ समझे जाते थे। पहला तो वर्ण
यानी कि एक विशिष्ट ग्रुप, और दूसरा वर्ण यानी जिसने जो पेशा, जो व्यवसाय का चुनाव किया वह उसका ग्रुप था, वो उसका व्यवसायिक ग्रुप था, उसी तरह की उसकी जीवन शैली थी और उसी तरीके से उसके कार्य करने का तरीका था, उसी नाम से जाने जाने लगे। उदाहरण के लिए आप इस चित्र में देख सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ एक दूसरे पिरामिड के माध्यम से भी बताया गया है कि सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च सामाजिक स्थिति पे थे, क्षत्रिय या वॉरियर या किंग्स जो थे वो उससे कम स्थिति पर थे, यानी कि कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से वो ब्राह्मण से थोड़े निम्न स्तर पे हुआ करते थे। वैश्य मर्चेंट या व्यावसायिक होते थे जो कि क्षत्रिय की दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से कम स्थिति में हुआ करते थे, कम सामाजिक स्तर पर हुआ करते थे। और शूद्र कॉमनर्स होते थे जो कि सर्वेंट होते थे। और अनटचेबल की भी एक कास्ट बताइए, ये काफी पुरानी व्यवस्था है इसलिए यहाँ पर बताया गया है। हालांकि भारतीय संवैधानिक दृष्टि से समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकारों के तहत अब इनका एबॉलिशन हो गया है और इस प्रकार के अनटचेबल्स को क्राइम के रूप में किया गया है। लेकिन जब हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो इन सारी चीजों का जिक्र करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए यह वाली बातें आपको बताई गई हैं। इस पिरामिड में आपने ये भी देखा, इंगित किया है, आपको ये बताया गया है कि ब्राह्मण जो थे वो एकेडमिशियन या शिक्षा शास्त्री हुआ करते थे, पढ़ते पढ़ाते थे, पांडित्य का काम करते थे, समाज को ज्ञान देने का कार्य करते थे। वहीं क्षत्रिय समाज की रक्षा का कार्य करते थे, वैश्य उदर पूर्ति का काम करते थे, व्यवसाय का काम करते थे। वहीं शूद्रा कॉमनर्स होते थे जो सेवा संबंधी सभी कार्य करते थे। तो देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से कोई भी वर्ग छोटा या बड़ा नहीं था, हर वर्ग, लेकिन एक सामाजिक संस्तरण पाया जाता था, उच्चता और निम्नता का एक क्रम पाया जाता था। इन जातियों की अपनी कुछ विशेषताएं थी जो कि अपनी व्यवसायिक क्षमता के हिसाब से थी। जैसे कि शूद्रास को अनटचेबल्स बाद में कालांतर में डिक्लेयर किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि वो सेवा संबंधी कार्य करते थे और जो कार्य करते थे वो थोड़ा मलिन किस्म के होते थे, मलिन प्रकार के होते थे, जिससे कि धार्मिक कार्यों में उनका प्रभाव नहीं था। ये बात अलग है कि जाति व्यवस्था के बाद में दुष्प्रभाव हुए और दुष्प्रभाव के चलते हुए किसी वर्ग विशेष को पीछे छोड़ दिया गया और उन्हें अनटचेबल कह के अमानवीय स्थिति में भी अमानवीय व्यवहार भी किया गया, जो कि कहीं भी मानवीय दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त आइए देखते हैं कि जे.एच. हट्टन ने या हर्बर्ट रीजले ने जाति को किस प्रकार से परिभाषित किया है, क्योंकि जब भी आप कोई आंसर लिखने जाते हैं तो आपको किसी न किसी समाजशास्त्री के हिसाब से ये जरूर बताना होगा कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के अनुसार जाति ग्रुप को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जे.एच. हट्टन के अनुसार हम चर्चा करते हैं। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित व एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांसारिक रूप से निर्धारित होते हैं और इसी प्रकार एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। तो आपको समझ में आया, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज आत्म केंद्रित यानी सेल्फ डिपेंडेंटली कोई काम करते हैं और विभाजित रहते हैं। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय से, क्षत्रिय वैश्य से, वैश्य शूद्र से, यानी सब एक दूसरे से अलग हैं। इन इकाइयों यानी इन जातीय इकाइयों में पारस्परिक संबंध उच्चता एवं निम्नता का होता है। जैसा कि मैंने अभी एक पिरामिड के माध्यम से आपको बताया था कि एक संस्तरण पाया जाता है और सांस्कारिक रूप से संबंध निर्धारित होते हैं, यानी जिसके जो संबंध होते हैं उसके अनुसार उसको उसी प्रकार का रिस्पेक्ट दिया जाता था। सर हर्बर्ट रीजले ने भी जाति को बड़े ही सुंदर रूप में परिभाषित किया है। जाति
परिवारों या कई परिवारों के समूह का संकलन है जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता है तथा पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है। यानी कि जो व्यवसाय होता है वो वंश दर वंश चलता रहता है। अगर ब्राह्मण है और उसके परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो उसका बच्चा भी ब्राह्मण के तौर पर ही कार्य करता था। तो स्वतंत्रता के पहले तक ये व्यवस्था थी। इसके विषय में, इसमें आए परिवर्तन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे चल के बात करते हैं। पहले हम इसको समझ लें। तो यहाँ जो विशुद्ध जातियां जिसको की बात हम कर रहे हैं, विशुद्ध जातियां अपने परंपरागत व्यवसाय को स्वीकार करती थी और जो लोग विचार कर सकते हैं उन लोगों के लिए सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट होता है। यानी विचारवान लोगों का एक विशिष्ट समूह होता है, वह विशिष्ट समूह सजाती होता है, यानी एक सी जाति का समूह होता है। इसके अतिरिक्त एक परिभाषा मैं और बताना चाहूंगी। जाति मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। ये बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है जो सीधे सीधे ये बताती है जाति वर्ग ही है। लेकिन ये वर्ग कैसा है? ये वर्ग ऐसा है जिसमें कि यह काफी बंद है और इसमें अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता से आना चाहे या जाना चाहे, उसकी मेंबरशिप लेना चाहे या मेंबरशिप को निरस्त करके दूसरे ग्रुप में शामिल होना चाहे तो वो संभव नहीं है। जाति जन्म पर आधारित होती है और यह एक बंद वर्ग है जो उच्च भी हो सकता है, निम्न भी हो सकता है, लेकिन जाति एक वर्ग की सभी विशेषताओं को अपने में समाहित करने के बावजूद भी एक ऐसा वर्ग है जो कि जिसमें खुलेपन की विशेषता नहीं है। वर्ग की ये विशेषता होती है कि वो खुला होता है, लेकिन जाति की ये एक विशिष्ट संकेत होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी दर्जे पर पहुंच जाए, चाहे वह राष्ट्रपति हो जाए, चाहे वह निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति चाहे उसे कितना भी पसंद करे या ना पसंद करे, वह उस जाति में नहीं आ सकता जब तक कि विवाह संबंध ना हो या जन्म संबंध ना हो। जाति की सदस्यता दो तरीके से मिलती है। वैसे तो जन्म पर आधारित होती है और परंपरागत जातियां जो होती थी वह जन्म से ही निर्धारित होती थी और वैवाहिक बंधन भी एक जाति से दूसरी जाति में रिस्ट्रिक्ट होते थे। लेकिन आधुनिक समय में विवाह के आधार पर जाति में थोड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, जिस पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो आप लोगों ने समझा कि जाति एक बंद वर्ग है जो जन्म पे आधारित होती है, जन्म से ही किसी परिवार विशेष में जन्म लेने से प्राप्त होती है। इसका एक विशेष व्यवसाय होता है। आइए इन विशेषताओं के आधार पर जाति की विशेषताओं पर और चर्चा करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जाति की बड़ी विशिष्ट विशेषताएं जिनके बारे में एन.के. दत्ता ने बहुत अच्छे से विशेषताएं बताई हैं, जिसमें संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले जाति में वैवाहिक प्रतिबंध होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते और किसी दूसरे जातीय समूह की सदस्यता लेकर कोई व्यक्ति भी इसमें एंटर नहीं कर सकता। यानी कि ब्राह्मण जाति में विवाह करेगा, शूद्र के जाति में विवाह करेगा। पुराने समय में भी इस तरीके के कुछ विवाह देखने को मिले हैं, लेकिन उनको अनुलोम विवाह की तो थी, यानी उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति में तो विवाह कर सकता है, लेकिन निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति में विवाह नहीं कर सकता। इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो प्रतिलोम विवाह को समाज स्वीकार नहीं करता था, अनुलोम विवाह को समाज स्वीकार करता था। यानी उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग की कन्याओं से विवाह कर सकता है। उच्च वर्गीय पुरुष निम्न जाति की कन्या से विवाह कर सकता है। निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। विभिन्न जातियों के बीच खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो कट्टर जातियां थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनमें
अपने सजातीय ग्रुप में तो खान-पान संबंधी व्यवहार होता था, लेकिन एक जाति दूसरी जाति के हाथ का खाना, उनके घर में खान-पान संबंधी संबंध रखना, उनके भोज में जाना, हालाँकि आज हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रतिबंध पूरे तरीके से टूट गए हैं और सब मिल-जुल कर रहते हैं और कोई भी किसी के यहाँ जाने के पहले और वैवाहिक संबंध रखने के पहले तो थोड़ा पूछा भी जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिलती कि हम लोग सामाजिक संबंध रख के भोजन और पानी लेने के पहले जाति पूछें। इसको आजकल काफ़ी बुरा, अमानवीय और गैर कानूनी भी माना जाता है। तो लेकिन जब एक बात विद्यार्थियों हमेशा दिमाग में रखिए कि जब हम जाति की बात कर रहे हैं तो हम जाति की बात कर रहे हैं, हम परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस परंपरागत जाति की बात कर रहे हैं जो कालांतर में हमारे भारतीय समाज में रही है और काफी समय तक समाज को संगठित बना के रही है। हालांकि बाद में उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, लेकिन जब हम इन विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं कि खान पान संबंधी प्रतिबंध थे, तो हम ये उस पुराने भारतीय समाज की बात कर रहे हैं जहां ये जाति व्यवस्था एग्जिस्ट करती थी। अधिकतर जातियों के व्यवसाय निश्चित होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण पठन पाठन का कार्य करेंगे, पूजा का कार्य करेंगे और शिक्षा देने का कार्य करेंगे। ऋषि मुनि जितने भी होते थे वो ब्राह्मण होते थे। ये सारे ज्ञान देने के कार्य जो होते वो ब्राह्मणों के पास हुआ करते थे। क्षत्रिय समाज की रक्षा का कार्य करते थे, दूसरे विदेशी आक्रमणों से हमारे समाज को बचाने का कार्य करते थे, वॉरियर का काम करते थे। ये काम क्षत्रियों का होता था और वो समाज की सुरक्षा बहुत ही कुशल तरीके से करते थे। युद्ध कौशल होता था, उस कौशल की जानकारी केवल क्षत्रियों को ही होती थी, सबको नहीं होती थी, क्योंकि वे अन्य जातीय ग्रुप अपने अपने कार्य में पारंगत होते थे। जातियों में उच्चता एवं निम्नता का संस्तरण पाया जाता है। यद्यपि देखा जाए, जैसा कि मैंने एक पिरामिड आपको दिखाया, हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है। ब्राह्मण अपना काम कर रहा है, क्षत्रिय अपना काम कर रहा है, वैश्य अपना काम कर रहा है और शूद्र अपना काम कर रहा है। काम सभी कर रहे हैं, व्यवसाय सभी के हैं, सभी के अपने परिवार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जाति व्यवस्था में जो आलोचना की जाती है वो इसलिए की जाती है कि इसमें उच्चता एवं निम्नता का संस्तरण पाया जाता है। इसमें जन्मजात व्यवसाय होने की वजह से व्यक्ति के व्यक्तिगत कौशल पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और इसीलिए जाति व्यवस्था की काफी आलोचना भी होती रही है। इस क्रम में ब्राह्मण सबसे अधिक उच्च हैं, क्षत्रिय दूसरे नंबर पे हैं, वैश्य तीसरे नंबर पे और शूद्र और सेवा का कार्य करने वाले सबसे निम्न स्तर पे होते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती। जब शिक्षा की बात होती थी तो शिक्षा के अधिकार में भी ब्राह्मण के बालक को 5 वर्ष में शिक्षा का अधिकार था, वैश्य के बालक को, क्षत्रिय के बालक को 7 वर्ष में, वैश्य के बालक को 10 वर्ष में या थोड़ा और ज्यादा बाद में, और शूद्र के बालक को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं मिलता था। यहाँ से बात शुरू होती है कि जाति की कई हानियां थी और जाति कई दृष्टि से उचित नहीं भी समझी जाती थी। इसके अतिरिक्त इसकी जाति प्रथा की एक विशेषता और भी अधिक उल्लेखनीय है। जन्म ही मनुष्य की जाति को निर्धारित करता है। जैसा मैंने बताया, मजूमदार और मदान ने कहा है कि जाति बंद वर्ग है, उसमें केवल वो किस परिवार में किस माता पिता की संतान है उससे उसकी जाति निर्धारित होती थी, कर्म से जाति निर्धारित नहीं होती थी। जाति के नियमों को तोड़ने पर जाति से बहिष्कृत किया जाता था, अन्यथा एक ही जाति से दूसरी जाति में जाना संभव नहीं होता था। बहिष्कृत करने का मतलब ये होता था कि सामाजिक तौर पे बहिष्कृत किया जा रहा है। जाति समूह तो उसका वही रहेगा और उसी जाति समूह के अंतर्गत कार्य करता था व्यक्ति और जीवन यापन करता था, अपनी परंपरागत व्यवसाय के माध्यम से जीविकोपार्जन करता था। लेकिन अगर वो जाति के नियमों के विरोध में कोई कार्य करता था तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता था और उसको सामाजिक तौर पे बहिष्कृत करके हुक्का पानी बंद करना, यानी कि उसको सामाजिक समारोह में नहीं आमंत्रित किया जाता था,
उसको सम्मान नहीं दिया जाता था, उसके यहाँ कोई आता नहीं था। और पुराने समय में इस तरह के दंड, जो सामाजिक कंट्रोल के बहुत बड़े दंड होते थे, काफी महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि उस समय औपचारिक कानूनी व्यवस्था उतनी सशक्त नहीं हुआ करती थी। लेकिन हम सब जानते हैं 1947 में भारतवर्ष आजाद हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे, उसके पूर्व से ही बात चल रही थी, 1945 से ही बात चलने लगी थी कि मानव अधिकारों पर जोर दिया जाए। तो भारतीय संविधान के अध्याय 3 में मौलिक अधिकारों के तौर पर इन अधिकारों को शामिल किया गया है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और के अधिकारों को शामिल किया गया है, जिन्हें मानव अधिकारों का नाम दिया गया। अब उसमें हर व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपनी योग्यता के अनुसार कर सकता था, और उस प्रकार के कार्य कर सकता था जो उसकी क्षमता, कौशल और जीविकोपार्जन को गुणात्मक तौर पे और अधिक उत्कृष्ट बना सकते हैं। तो इस दृष्टि से जाति व्यवस्था पर आघात हुआ, और आघात होने की व्यवस्था से जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन आए। हालांकि हमारे समाज ने, हमारे देश ने काफी विकास भी किया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से संविधान लागू होने मात्र से सारी चीजें हुई, तो पॉजिटिव इफेक्ट तो आए। जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन आया, अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि शासकीय तौर पे पुरस्कार भी डिक्लेयर किए गए कि कोई व्यक्ति अगर उच्च वर्ग का होकर निम्न वर्ग की कन्या से विवाह करता है या अंतरजातीय विवाह करते हैं, तो व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा। समाज में समानता लाने के लिए, विषमता रोकने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए, अस्पृश्यता को हटाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए, जिससे हमारा समाज औपचारिक समाज के रूप में विकसित होने लगा, और धीरे धीरे जाति प्रथा के बंधन टूटने लगे। लोग खान पान के प्रतिबंध तो पूरे तरीके से हट गए। आज कोई भी व्यक्ति किसी की जाति पूछने से पहले 10 बार सोचता है कि वह उसकी जाति कैसे पूछे। तो आइए देखते हैं कि क्या परिवर्तन आए हमारे समाज में। और परिवर्तन आए वहां तक तो ठीक थे, लेकिन रातों रात संविधान डिक्लेयर होने से ही परिवर्तन आ गए। संविधान में जब ये प्रोविजंस रखे तो हमारे समाज में परिवर्तन आए जाति व्यवस्था में, लेकिन उससे भी पहले 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण और नगरीकरण होने लगा, औद्योगिकरण कहाँ, खेती के लिए एक व्यक्ति एक ही गांव में रहा करता था, परिवार के साथ रहता था, लेकिन व्यवसाय गत परेशानियों से निपटने के लिए, खेती न होने की वजह से, मजदूरी करने की वजह से वो एक ही जगह पर रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े बड़े उद्योग आने लगे, जमीनें बिकने लगी और उद्योग स्थापित होने लगे, तो इन उद्योगों की वजह से नगरों में का विकास होने लगा। मशीनों पर काम करने के लिए प्रशिक्षण लेने दूसरी जगह जाना पड़ा, और इस प्रकार से जितना माइग्रेशन बढ़ा उतना ही ज्यादा विकास हमारे समाज में आने लगा। एक दूसरे के साथ सहवास करने लगे, प्रशिक्षण लेने के लिए लोग साथ रहते थे, भोजन के ऊपर से प्रतिबंध हटने लगे, नगरीकरण में वृद्धि होने से उनकी जमीनें भी थोड़ा सा हो गया, जाति छुपाना भी और जाति को एक्सेप्ट करना भी दोनों पक्षों के लिए काफी आसान हो गया। इसी प्रकार से एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कि राजनीतिक आंदोलन काफी हुए। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन ने भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने का काम किया और जाति व्यवस्था को कमजोर बनाया। विदेशी शक्ति जब हमारे देश में आई तो भारत में सत्ता सदैव भारतीय को राष्ट्रीय आधार पर संगठित होकर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रही है। ये राष्ट्रीय आंदोलन जितना उग्र होता गया, स्थानीय और जातीय भेदों की चेतना भी उतनी ही कम होने लगी। यानी हम विदेशी शक्तियों के प्रति संगठित हो गए और हम भारतीय जो आपस में छोटे छोटे जातीय ग्रुप में बटे हुए थे, उनका भेद कम होने लगा। इसलिए इन आंदोलन के उद्देश्य से लोकतंत्र की स्थापना हुई और जातिवाद जो था वो दुर्बल हुआ। लेकिन विद्यार्थियों, फिर भी हम सब जानते हैं कि आज भी राजनीति में भी जातिवाद कार्य करता है, और अगर कोई किसी जाति का होता है, हालांकि जाति आज किसी क्षमता के लिए
कोई व्यक्ति किसी जाति के लिए मोहताज नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जाति का महत्व पूरे तरीके से कम नहीं हुआ है। लेकिन राजनीतिक आंदोलन ने भी निश्चित रूप से जातिवाद को दुर्बल बनाया है। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर जाने लगे, बाहर से पढ़े हुए लोग यहाँ आने लगे और उन लोगों ने मानवीय मूल्यों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया और जाति का अंग को कम करना, जातिवाद को और जाति की बुराइयों को कम करने पर जोर दिया जाने लगा। धन का महत्व बढ़ता चला गया। एक निर्धन ब्राह्मण से एक धनी शूद्र का सम्मान ज्यादा माने जाने लगा। शिक्षा का महत्व बढ़ गया, लोगों के व्यवहार का महत्व बढ़ गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसे चेंजेस आए स्वतंत्रता के पश्चात और स्वतंत्रता के पहले से ही ये आने लगे थे चेंजेस, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था धीरे धीरे टूटने लगी। ये कोई रातों रात आने वाला परिवर्तन नहीं था विद्यार्थियों, ये धीरे धीरे परिवर्तन आया जो हमारे समाज में कानूनी जामा पहनाने वाले संवैधानिक प्रावधानों ने इनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि जाति व्यवस्था के भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि हुई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से जाति व्यवस्था में कहीं ना कहीं बदलाव आया और छुआछूत की भावना कमजोर हुई। लोग वर्क ओरिएंटेड होने लगे, विचारों का आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे से मेल जोल बढ़ा, समानता की भावना बढ़ी, जाति प्रथा कमजोर हुई, एक दूसरे से रहने, यात्रा में छुआछूत करने, इन सारी चीजों से भोजन संबंधी प्रतिबंध हटते गए। और फूड इंडस्ट्री ने तो इतना जोरदार काम किया कि आज आपको जोमेटो पे कौन व्यक्ति क्या खाना लाके देता है, आप कभी उससे जाति नहीं पूछते, आप खाना ले लेते हैं, किसने बनाया है, किस किचन में बना है, वो पंजाबी का है कि सिख का है, ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है, ये सारी बातें आप नहीं पूछते हैं। इस प्रकार से जाति व्यवस्था के कुछ जो विशेषताएं, जो आधारभूत नियम थे, खान पान संबंधी प्रतिबंध, जाति का एक दूसरे से छुआछूत, वो सारी चीजें खत्म होने लगी। प्रजातंत्र हम लोगों ने अपनाया और प्रजातंत्र जो है वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित होता है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत ने स्वयं को प्रजातंत्रात्मक राज्य घोषित किया। प्रजातंत्र और जाति व्यवस्था एक दूसरे के विरोधी थे, एकदम विपरीत स्थितियां थी और इसीलिए यह परिवर्तन हमको देखने को मिला। धार्मिक आंदोलन भी हुए। रामकृष्ण मिशन, नामदेव, तुकाराम, कबीर, इन सब ने जाति की कटु आलोचना की और बंधुत्व और समानता पर ज्यादा जोर दिया। देशी राज्यों को का भी समाप्त होना एक बहुत बड़ा कारण था। विज्ञान का प्रभाव भी हुआ, संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ, नई कानूनी व्यवस्था हुई। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भी जाति प्रथा से होने वाली हानियों से भारत की जनता को बचाने के लिए कई कार्य किए। हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम 1949, विशेष विवाह अधिनियम 1954, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976। इस प्रकार से कई कानून इस तरीके के आते चले गए जिसकी वजह से जाति प्रथा में परिवर्तन आए और धीरे धीरे नगण्य सी होने लगी। नवीन शिक्षा ने भी इन चीजों को निश्चित रूप से बढ़ावा दिया। धार्मिक सुधारकों ने भी काफी इस बात पर जोर दिया कि हम जाति व्यवस्था के स्थान पर मानवता का ज्यादा पालन करें। तो विद्यार्थियों, यहाँ मैंने जाति व्यवस्था के बारे में आपको काफी डिटेल में सारी बातें बताई हैं। मुझे निश्चित ही पूरा विश्वास है कि आपको जाति व्यवस्था बहुत अच्छे से समझ में आई। कालांतर में जब औपचारिक शिक्षा नहीं थी तब जाति व्यवस्था ने बहुत इफेक्टिव तौर पे काम किया और जाति व्यवस्था समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जाति व्यवस्था न केवल एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है, जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि जाति व्यवस्था क्या है। इसमें आप कुछ परिभाषाएं कीजिए। मजूमदार एवं मदान की परिभाषा जरूर समझने की कोशिश करिए। एक लाइन की परिभाषा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको याद भी होगी। परिभाषाएं याद करिए, विशेषताएं याद करिए। प्रश्न जो आते हैं इस विषय में
हमेशा जाति की अवधारणा और इसमें आने वाले परिवर्तन पर आते हैं, इसीलिए इस विषय का चयन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस व्याख्यान से लाभ हुआ होगा, और अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप स्लाइड पे दिए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, SMS के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। नमस्कार।